प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विज्ञान का वायरल पेपर कराएंगे। ये पेपर का शेड देख सकते हैं कि ईएल है। ये 2025 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वायरल पेपर है। ठीक है, देखिए जब आपको ये पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे अनुक्रमांक लिखिएगा अपना और यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ सामान्य निर्देश जो दिए रहते हैं। आपका पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का और समय जो आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। ठीक है, नोट में दिया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सामान्य निर्देश में पहला निर्देश है कि प्रश्न पत्र जो रहेगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड और खंड ब में। ठीक है, यहाँ पे अगला है कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों में यानी उपभाग 1, 2, 3 में विभाजित होगा। इसके अलावा अगला निर्देश आपको जान लीजिए कि खंड अ जो होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर ही देना है। अब देखिए इसके अलावा ओएमआर सीट एक बार यदि भर देते हैं तो उससे आपको क्या करना है कि काटना नहीं है, न इरेजर न वाइट न इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना रहता है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जो रहेगा प्रत्येक 1-1 नंबर का रहने वाला है और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए रहेंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आपको आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से ही प्रारंभ कीजिएगा। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ये कुछ सामान्य निर्देश थे। चलिए प्रश्न पे चलते हैं और सभी प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ये पहला नंबर का प्रश्न है। खंड अ से प्रारंभ करेंगे तो ये आपके सामने खंड अ के प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। पहला प्रश्न आप ध्यान दीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम कहाँ पे लागू होता है ये आपसे पूछा गया है। केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, केवल समतल दर्पण में या सभी के लिए। तो देखिए परावर्तन जो होता है अवतल दर्पण के द्वारा होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा भी होता है और समतल दर्पण के द्वारा होता है। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए आप वीडियो के कमेंट में ये लिख के बताइएगा कि जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराया जाएगा 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, दूसरा नंबर का, कि किसी वस्तु का आवर्धी काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बन सकता है वही बताना है। जैसे यहाँ पे पूछा उत्तल लेंस के द्वारा बनेगा, उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है या अवतल दर्पण के द्वारा बनता है या ए और सी दोनों है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब यदि बनाना है ये बनता है अवतल दर्पण के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे शब्द पकड़िएगा आवर्धित, तो किसके द्वारा बनेगा, आपका अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है आपका, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिसका प्रतिरोध उच्च होता है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपसे बता दें कि जैसे आपका कागज हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, इसमें धारा आपका प्रवाहित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा और सभी ऑप्शन को देख सकते हैं कि जैसे वोल्ट जो होता है वोल्टेज का इकाई होता है या विभवांतर का कह सकते हैं। जूल जो होता है कार्य का इकाई होता है। कूलाम जो होता है आवेश का इकाई होता है। सभी ऑप्शन को आप साथ में याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो देखिए आपको पहले ऊष्मा का फार्मूला पता होना चाहिए। ऊष्मा को एच से दिखाते हैं, एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, यानी एच जो है किसके समानुपाती है, आई स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्या करा है, धारा को क्या करा है 3 गुना कर दिया जाए तो एच प्रोपोर्शनल टू आई के जगह कितना 3 आई स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। एच प्रोपोर्शनल टू 3 का स्क्वायर कितना, तितली के 9 आई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊष्मा कितना गुना हो जा रहा है, तो 9 गुना। देखिए 9 आ रहा है ना, तो ऊष्मा कितना गुना होगा, 9 गुना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपका जो ऊष्मा उत्पन्न होगा कितना गुना होगा, 9 गुना होगा। ठीक है,
अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, देखिए क्या है। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा, असमर्थ है। इसका मतलब दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसके नेत्र में दोष कौन सा है ये बताना है, ठीक है। देखिए जब आपको क्या होता है कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन तब उसको नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो जब दूर की वस्तुएं उसको दिखाई नहीं देता है तो उसमें जो दोष होता है निकट दृष्टि दोष होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु जो होता है, निकट रखी हुई वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देता है। जबकि यहाँ पे देख लीजिए दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गया ना, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक भी बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है और वस्तु से कैसा बन रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, तो देखिए आपका पहला कंडीशन ही जब पढ़ते होंगे, जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। तो अनंत पे जब वस्तु रखा जाता है तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा भी बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में नहीं होगा, इसके द्वारा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना, जबकि यहाँ पे पूछा क्या है, छोटा। तो यहाँ कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। तो सातवां का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका उपभाग 2 है। उपभाग 2 में 8वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कार्बन है, इसको वायु के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है। तो देखिए दो तत्व आपस में जुड़ के एक नया यौगिक बना लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। जब दोनों आपस में जुड़ के सिर्फ केवल व केवल एक यौगिक बनाता है तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, आपको ये चीज़ बताना है। देखिए जैसे जिंक है, ये जेडीएन है, अकरस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4, जब ये क्रिया करता है तो जेडीएन जो होता है SO4 के साथ में आ जाता है, जेडीएन SO4 हो जाता है और H2 क्या यहाँ पे हो जाता है, गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पे कौन सी गैस निकल रहा है आपका, यहाँ गैस के रूप में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब आप याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे अभिक्रिया करेगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाली अधातु, यहाँ पे शब्द को ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आपसे अधातु पूछा है तो ऐसे अधातु का नाम बताना है कि जो द्रव अवस्था में रहता है, तो उस धातु का नाम है ब्रोमीन। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि ब्रोमीन जो होता है एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आपको बता देते हैं कि पारा जो होता है एक धातु है, ये क्या है, पारा जो होता है एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए यहीं पे कि समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तब आपको ऑप्शन मिलेगा पारा, ठीक है, या हिंदी में पारा लिखा रहेगा या उसको इंग्लिश में लिखा रहेगा मर्क्यूरी, या इसके अलावा Hg लिखा रहेगा। इन तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अधातु पूछा था, अधातु के हिसाब से ब्रोमीन याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए अगला प्रश्न, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। अब देखिए प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह, ये आपके सामने ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे नॉन में क्या जुटा है, ओन जुटा है, क्या जुटा है, ओन। और ये ओन किस में आता है, तो कीटोन में आता है। किस में आता है, ये कीटोन में। जो ओन आता है किस में आता है, कीटोन। और कीटोन का क्रियात्मक समूह को सिंबल के रूप में कैसे दिखाते हैं, CO के साथ में दिखाते हैं, CO या CO दिखा सकते हैं या C+O करके भी दिखा सकते हैं, दोनों तरीका होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए CO कहाँ पे दिया है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है आपका,
ओन जुटा है, जो सिंबल के तौर पे सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके अलावा देखिए ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये एल्डिहाइड का है। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा, सभी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 12वां नंबर का सवाल है, देखिए कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कि आपके सामने एल्डिहाइड आ गया। एल्डिहाइड के बारे में जैसे आपको नहीं पता है कि इसका क्रियात्मक समूह क्या है तो पहचान नहीं पाएंगे। मगर देखिए एल्काइन में तो आपको पता होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अभी इस पूरे ऑप्शन में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ पे दी जाती है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ना। इसका मतलब बी वाला कौन से मिलान करेंगे, डी से करेंगे, पहले का अरे बी का डी से करेंगे। अब ऑप्शन, चलिए ऑप्शन को भी ध्यान से देखते हुए आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पे बी का डी है, तो देखिए बी का डी कहाँ पे दिया, देखिए यहाँ बी का डी नहीं दिया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। बी का डी देखिए, बी का डी इसमें भी नहीं दिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी का डी देखिए यहाँ भी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन बी का डी यहाँ पे दिया, तो इसका मतलब इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक से भी आंसर निकाल सकते थे इसका, लेकिन आपको सभी का बता देते हैं जिससे आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, COOH होता है। तो COOH देखिए कहाँ पे है, तो COOH यहाँ पे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला से मिलेगा। ठीक है, ये एस होगा। हाइलो एल्केन, एल्केन मतलब क्या होता है, हाइलो एल्केन में देखिए ब्रोमीन आता है, क्लोरो आता है, ठीक है, आयोडो आता है। ये जिसमें लगा रहेगा BrCl तो समझ लीजिएगा हाइलो एल्केन है। तो इसका सही जवाब किससे मिला देंगे, सी वाला से मिलाएंगे। अब सिर्फ एल्डिहाइड बच रहा है। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO होता है। क्या होता है CHO, अब देखिए कहाँ पे CHO, यानी कि ए का बी होगा। ये आपको आंसर निकालने का तरीका बताया है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसको याद भी आप रखिएगा साथ में ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए आपके सामने अगला नंबर का है 13 नंबर का प्रश्न है ना, 13 नंबर का। कार्बन परमाणु में संयोजकता होता है, तो कार्बन परमाणु में जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा कि हमेशा कार्बन परमाणु में संयोजकता जो होता है आपका 4 होता है। कितना होता है, तो कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन याद रखिएगा, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ये उपभाग 3 है। उपभाग 3 के सही प्रश्नों को देखते हैं। ये 14 नंबर का सवाल है। क्या है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि आपके शरीर से जैसे पसीना निकल गया, मल निकलता है, आपके शरीर से जो बाहर निकलता है, तो उसे उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय आपकी कौन सी प्रक्रिया नहीं होती, ये बताना है। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, ये सही बात होता है। उस समय जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय क्लोरोफिल के द्वारा भोजन आपका बनता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन भी होता है, लेकिन ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी क्रिया नहीं होती है, तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का क्या है कि प्राकृतिक वर्णन या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, चार्ल्स डार्विन ने। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इसको याद रखिएगा। देखिए 17 नंबर का प्रश्न जो आपको अभी पता है वही यहाँ पे है। क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किया था, तो मटर के पौधे पे किया था। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको तो याद रखिए कि बहुत पेपर में पूछता है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगिक होता है। ठीक है, एक लिंगिक पुष्प बताना है कि किसमें होता है। तो जो ये एक लिंगिक पुष्प होता है ये पपीता में होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका कि किसमें एक लिंगिक पुष्प होता है, तो पपीता में होता है।
अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, 18 हो गए। 19 नंबर का देखिए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। तो कॉपर टी जो होता है कहाँ पे स्थापित किया जाता है, तो ये होता है गर्भाशय में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। और इसको याद भी रखिएगा, कॉपर टी का प्रयोग किस में होता है, तो गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न देखिए आप 20 नंबर का क्या है कि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको सत्य नहीं है वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है। तो किण्वन में देखिए क्या होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया होता है, सही बात है। यह प्रक्रम समानतः इष्ट में होता है, किण्वन की प्रक्रिया इष्ट में होता है। इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल जो होता है CO2 वह इथेनॉल में परिवर्तन होता है, यह भी प्रक्रिया सही है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यह गलत कथन है। ठीक, किण्वन की प्रक्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके 20 जो प्रश्न कराए हैं इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। यह आपके खंडवा के प्रश्न है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। ये प्रश्न आप एक बार देख सकते हैं, इसका जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे साइंस का तो उसमें इन प्रश्नों को आपको हल करा देंगे। आप देखना चाहते देख सकते हैं सभी प्रश्नों को। आपको क्या करेगा कि ये होमवर्क में समझिएगा, सभी प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपको प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, फिर इसके बाद ये दूसरा नंबर का प्रश्न। इस प्रकार से वीडियो को रोक के आप सभी प्रश्नों को एक बार देख सकते हैं। ये प्रश्न है तो सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, इतना आपका होमवर्क में रहेगा और सभी प्रश्नों को आपको बाद में करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर राय दें। इसी प्रकार से आपके 2025 में जो 24 फरवरी से आपके बोर्ड का एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है, सबका एक प्रॉपर ढंग से आपकी तैयारी कराया जा रहा है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।